हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। कल मैंने एसएससी सीजीएल 2023 की सभी शिफ्टों में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया है, पीवाईक्यूज, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया है, बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर। और ये जो पेपर है इसको देख के बिल्कुल टेंशन मत लेना, केवल 2023 का ही पेपर था जो इतना टफ पूछा गया था, साइंस के क्वेश्चन इतने डीप पूछे गए थे। अदरवाइज आप 2022 उठा लीजिए, आप जेई का क्वेश्चन पेपर उठाइए, सीपीओ का उठाइए, इतने टफ क्वेश्चन कहीं भी नहीं आए जितने टफ क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। 2022 के क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। 2022 के पीवाईक्यूज भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहे हैं, राइट। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2022 और 2023, इसके अलावा जेई 2022 और 2023 के सभी शिफ्टों में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। डन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं राम नवमी। 17 अप्रैल को आज ही के दिन हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं राम नवमी। तो राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मुझे बिल्कुल यकीन है कि करेंट अफेयर्स का वीडियो देखने के बाद आप लोग बढ़िया से मंदिर वंदिर जाओगे, एंजॉय करोगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं 17 अप्रैल को हम एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। अगर आपको इंजरी हुई तो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाएगा, या इंटरनल इंजरी होने से भी ब्लीडिंग हो जाएगी ज़्यादा, जिसके कारण जान भी जा सकती है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम 17 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीडीएफ देना चाहती हूँ। जो भी वाईटी पे क्लासेस होती हैं, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और या फिर आप पूजा जैन CA 247 सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। बढ़िया से आप उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और मंथली कंपाइलेशन भी मार्च मंथ का ऑलमोस्ट हो गया है, केवल एक ही पार्ट बचा है बैंकिंग, तो वो भी आज कल में मैं कर दूंगी अपलोड, ठीक है। ओके। चलिए पहले पर्सन है तरुण बजाज। इनका नाम आपने आई होप पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी, वित्त सचिव रह चुके हैं। सो फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज टू हेड यूएस इंडिया टैक्स फोरम। यूएस इंडिया टैक्स फोरम को हेड कौन कर रहे हैं, तरुण बजाज कर रहे हैं। अब ये जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम या यूएस इंडिया टैक्स फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 फेब 2020, 2020 में यूएस इंडिया टैक्स फोरम का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था, तो देखिएगा, आपको भी पता, इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन यूएसए में हैं। यूएसए के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, बिजनेस करते हैं। तो अगर इन लोगों को टैक्स के रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो किसके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए यूएस इंडिया टैक्स फोरम का फॉर्मेशन किया गया था, जिससे इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा कर सकें, और फ्यूचर में जो भी टैक्सेशन का डिस्कशन है वो भी हम कर सकें। इसलिए इस फोरम का फॉर्मेशन किया गया था। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। इनका भी नाम आपने हर बार हर एक एग्जाम में ज़रूर सुना होगा। नाम है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जी के साथ एक इंसिडेंट हो गया था 2022 में, अगस्त में 2022 में कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, और वहाँ पर किसी ने इन पर अटैक कर दिया, और नाइफ से अटैक किया था। इनके नेक पर, इनके एब्डोमेन पे कई बार चाकू से हमला किया गया, जिसके कारण उनकी एक आँख जो है वो भी, उसमें भी इंजरी हो गई, आई में भी इंजरी हो गई। तो इन्होंने ये जो इंसिडेंट है उस पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है नाइफ। तो नाइफ बुक किसकी है, आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी की है। जब हम सलमान रश्दी के बारे में बात करते हैं तो हमको उनकी एक और बुक के बारे में पता होना चाहिए, वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। और मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में बुकर प्राइज भी मिला था। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मोंटे कार्लो मास्टर के बारे में। तो रिसेंटली मोंटे कार्लो मास्टर कंक्लूड हो गया है, और ये टूर्नामेंट क्ले कोर्ट में खेला जाता है।
अब इसे जीता किसने है तो आप देख पाएंगे ग्रीस के टेनिस प्लेयर हैं, ग्रीस के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम है स्टीफेनोस तीसिपास। ठीक है, स्टेफेनोस तीसिपास, जिन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर टाइटल जीता है और ये इनका 3rd नंबर का टाइटल है। इसके पहले इन्होंने 2021 और 2022 में भी इस टाइटल को जीता था। अब डिफीट किसे किया है तो डिफीट किया है कैस्पर रूड को, और कैस्पर रूड नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और नॉर्वे के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे सक्सेसफुल प्लेयर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मोंटे कार्लो मास्टर जीता है, तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल है। इन्होंने 11 टाइम मोंटे कार्लो मास्टर का टाइटल जीता है। क्लियर। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ली हेन लूंग। ली हेन लूंग अभी प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के, और सिंस 2004 मतलब 2004 से ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और 2024 आ चुका है, लगभग 20 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अब हमें इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और कोई नए व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो इन्होंने रेजिग्नेशन के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पर जो सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगे सिंगापुर के, और इनका टेन्योर 5 मई से स्टार्ट होगा, और ये सिंगापुर के 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी लेजिस्लेचर के बारे में, इनकी पार्लियामेंट के बारे में। जैसे कि हमारी कंट्री में बाई कैमरल देखने को मिलता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर की जो पार्लियामेंट होती है वो यूनिकैमरल है, मतलब एक ही सदन है इनके पास, जिसमें 94 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं विजडन के बारे में। तो विजडन नेम्स इंग्लैंड्स नेट बर्न्ड एज अ वर्ल्ड लीडिंग फीमेल क्रिकेटर। तो विजडन ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड की लीडिंग फीमेल क्रिकेटर कौन है, आंसर हो जाएगा नेट बर्न्ड है, और ये इंग्लैंड से हैं, और ये पहली इंग्लैंड वीमेन है जो कि विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर अपॉइंट हुई है, या इनको विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर बनाया गया है, ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया है। अब इस टाइटल के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, टू रिकॉग्नाइज द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। तो पिछले साल जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस फीमेल क्रिकेटर ने किया होता है उसको ये विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर टाइटल दिया जाता है। सबसे सक्सेसफुल प्लेयर कौन है, मतलब ऐसी कौन सी फीमेल है जिनको सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा एलिसी पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्हें 2017 एंड 2019 में ये टाइटल दिया जा चुका है। डन। चलिए अब बात करते हैं मेल कैटेगरी में। तो विजडन मेंस कैटेगरी में लीडिंग क्रिकेटर है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन भी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर वर्ल्ड कप में लीड भी किया है। इसके अलावा सिंस 2012 के बाद ये पहले ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं जो कि लीडिंग क्रिकेटर बने हैं। इसके पहले आप देखेंगे माइकल क्लार्क 2012 में विजडन लीडिंग क्रिकेटर बने थे। अब एक और नाम इन्होंने अनाउंस किया है विजडन ट्रॉफी। तो विजडन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड को दी गई है। विजडन ट्रॉफी किसे दी जाती है, कोई भी इंडिविजुअल मेल या फीमेल क्रिकेटर जिसने प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो उनको विजडन ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है हैले मैथ्यू। हैले मैथ्यू वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर हैं और इन्हें वर्ल्ड लीडिंग T20 क्रिकेटर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा विजडन ने टॉप 5 क्रिकेटर की लिस्ट भी पब्लिश की है, और वो टॉप 5 क्रिकेटर कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एस्ले गार्डन, हैरी ब्रुक एंड मार्क वुड। ये 5 और क्रिकेटर के नाम इन्होंने अनाउंस किए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज, मतलब वर्ल्ड साहित्यिक पुरस्कार। ये किसे दिया गया है, तो कन्नड़ा पोएट हैं ममता सागर। ममता सागर को ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है, तो बस ममता सागर का नाम याद रखना है। अगले जो पर्सन न्यूज़ में है उनका नाम है माइकोलास एल्केना। ठीक है, ये लिथुआनिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसमें, डिस्कस थ्रो में। ये जो डिस्कस थ्रो में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कितना, 74.35 मीटर का। ठीक, चलिए अब बात करते हैं स्टेट से, और पहला स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पर एक बो एंड एरो, आपको धनुष बाण के शेप का एक ग्लास से बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।
ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक है, ठीक है। फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ऑफ यूपी इज रेडी टू ओपन इन चित्रकूट। इसे चित्रकूट में तुलसी वाटरफॉल के पास लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तुलसी वाटरफॉल के पास इसे अनवील किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज होगा। इसको कंस्ट्रक्ट करने में 3.70 करोड़ रुपीस लगे हैं और इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, तो फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द पवन सूद कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ गाजीपुर ने इसको रेडी किया है। ये तो हो गया यूपी का पहला। अब बात करते हैं इंडिया का पहला स्काई वॉक, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेवल चीफ हरि कुमार प्रेजेंट गैलेंट्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड। रिसेंटली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार ने गैलेंट्री अवार्ड्स रिप्रेजेंट किए हैं टोटल 35 पर्सनस को। टोटल 35 पर्सनस हैं जिनको ये गैलेंट्री अवार्ड अलग अलग फील्ड में दिए गए हैं। हमको इन 35 पर्सनस के नाम याद नहीं करने, मैं आपको कुछ अवार्ड्स बताती हूँ, जैसे कि CNS ट्रॉफी फॉर बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। ये ट्रॉफी किसे दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रॉफी फॉर बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। ये अवार्ड दिया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई को, और INS वलसूरा को दिया गया है इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल कैटेगरी में। इसके अलावा कई सारे नेवल वेसल्स को भी कुछ ना कुछ अवार्ड या साइटेशंस दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MP। मध्य प्रदेश टॉप इन द इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखिएगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बेसिकली हर एक स्टेट को, इंडिविजुअल कम्युनिटी को, या फिर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल प्लेयर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अलग अलग डिपार्टमेंट, सभी को ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसे कोई सेक्टर में काम करो जो कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करे। मतलब आप वाटर को कंजर्व करो, आप वाटर हार्वेस्टिंग करो, आप प्लांटेशन करो, डिफॉरेस्टेशन को रोको, मतलब अलग अलग सेक्टर में आप काम करो। एयर पॉल्यूशन को कम करो, वाटर पॉल्यूशन को कम करो, सॉइल पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप कुछ काम करो। अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिया जाएगा, ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा, ओके। ये बात किया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 लैंड पार्सल को आइडेंटिफाई किया था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 हेक्टेयर एरिया में फैले हुए हैं 10 स्टेट में, ठीक है। और इन एरिया को आइडेंटिफाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे प्लांटेशन करेगा। यहाँ पर देखिएगा केवल मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश ने 954 हेक्टेयर लैंड को अप्रूव किया है कि हम 954 हेक्टेयर लैंड में फॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। तो द अप्रूव्ड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर प्लांटेशन is reported highest in MP 954 हेक्टेयर फॉलोड बाय द तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड असम। इसलिए बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश ने टॉप किया है सेंट्रल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के मामले में। क्लियर। कुछ और स्टेट हैं जिन्होंने लैंड पार्सल अप्रूव कर दिया है, जैसे कि बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात हो रही है, देखिएगा 19th नंबर का फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फरवरी मंथ में। तब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने 3 कॉइन इशू किए थे। एक कॉइन था जिसमें रामलला का स्टैच्यू और अयोध्या राम टेम्पल था। सेकेंड कॉइन में आपको 1 हॉर्न राइनो देखने को मिलेगा, एंड थर्ड में आपको इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वाला सीन उस कॉइन में था। तो 3 कॉइन उन्होंने उस समय इशू किए थे। अब यहाँ पे जो रामलला का स्टैच्यू वाला प्राण प्रतिष्ठा वाला कॉइन है, इसे पब्लिक डोमेन में लाया गया है, मतलब पब्लिक भी इसको परचेज कर सकती है, और एक लिमिटेड एडिशंस इन्हें लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनवील 50 ग्राम्स colored sovereign silver coin of the राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा फॉर पब्लिक परचेज लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया गया है। 50 ग्राम्स का ये सिल्वर कॉइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेट आपको याद रखनी है, विच इज़ 22 जनवरी। 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम लल्ला टेम्पल में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपको 22 जनवरी का दिनांक याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है IISc डेजिग्नेट अ हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। तो देखिएगा, रिसेंटली IISc के साइंटिस्ट ने एक हाइड्रोजेल बनाया है, और ये हाइड्रोजेल क्या करता है, ये हाइड्रोजेल माइक्रोप्लास्टिक्स को एलिमिनेट करने का काम करता है पानी से। ये हाइड्रोजेल बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए रेडी किया गया है।
हाइड्रोजेल एक पॉलीमर नेटवर्क है जो भी माइक्रोप्लास्टिक पानी में अवेलेबल है इन सबको बाइंड करने का काम करता है, और बाइंड करने के बाद इन पे यूवी लाइट डाली जाती है और यूवी लाइट की मदद से इन माइक्रो पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, माइक्रोप्लास्टिक को डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैव क्रिएटेड अ सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू टैकल द इशू ऑफ plastic pollution. The hydrogel has a unique polymer network that can bind and degrade microplastic found in the water using the UV light. क्लियर है? अब माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है? तो माइक्रोप्लास्टिक वो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं जिनकी साइज़ 5 मिलीमीटर से भी कम होती है, और ये आसानी से किसी भी ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में चले जाते हैं, और ये सब कहीं ओशियन से लेके माउंटेन तक अवेलेबल है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स की टीम है उस टीम को लीड कौन कर रहे थे? तो आप देखेंगे प्रोफेसर सूर्य सारथी बोस इस टीम को लीड कर रहे थे, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग के। नेक्स्ट, नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस क्या होता है? तो मेनिनजाइटिस एक नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जो कि जनरली बैक्टीरिया के कारण होता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी ब्रेन मेम्ब्रेन है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस को रिमूव करने का टारगेट है WHO का 2033 का। ठीक है, 2030 तक WHO का टारगेट है कि वो मेनिनजाइटिस को एलिमिनेट कर देगा पूरे वर्ल्ड से। पर फिलहाल नाइजीरिया पहली कंट्री बन गया है जिसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है मेनिनजाइटिस का। और ये वैक्सीनेशन कौन सी होगी? तो आंसर हो जाएगा मैन 5CV वैक्सीन होगी। और इस वैक्सीन को अप्रूव किसने किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप रन करोगे, देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगाओगे, तो इसके लिए फंड की ज़रूरत भी होगी। तो फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग करेगा गावी। गावी का मतलब क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्लियर? अब इस वैक्सीन को किसने डेवलप किया है? तो ये वैक्सीन ब्रांड नेम मैन 5, इसका ब्रांड नेम क्या है? मैन 5 के अंदर इसको डेवलप किया गया है पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, किसने तैयार किया है? पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे रेडी किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होता है मेनिनजाइटिस। जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है। जनरली ये जो मेनिनजाइटिस होता है वो बैक्टीरिया, फंगल या पैरासाइट से होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण मेनिनजाइटिस होता है वो बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो वैक्सीन है ना, मैन 5CV वैक्सीन, ये 5 स्ट्रेन, जो 5 प्रकार के मेनिनजाइटिस हैं उनको एलिमिनेट कर सकता है, ACWX and Y। चलिए नेक्स्ट है, जापानीज एस्ट्रोनॉट टू बी द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन द मून। देखिएगा, ये जो बाइडेन है, इन्होंने कहा है जो नासा का अपकमिंग मिशन होगा उसमें हम जापान के एस्ट्रोनॉट को ले जाएंगे मून के सरफेस में। तो ये पहला नॉन अमेरिकन मेंबर होगा, या नॉन अमेरिकन कह सकते हैं कंट्री होगी, जो कि मून के सरफेस पे जाएगी। तो जापानीज एस्ट्रोनॉट विल बिकम द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट द फुट ऑन द मून ड्यूरिंग द नासा अपकमिंग मिशन। नासा का अपकमिंग मिशन है जिसका नाम क्या है? आर्टेमिस थर्ड। ये आर्टेमिस थर्ड मिशन जो है ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और जिसमें एक एस्ट्रोनॉट जापान का भी जाएगा। बेसिकली 2 एस्ट्रोनॉट होंगे, एक अमेरिकन मिशन, मतलब एक अमेरिका का ही होगा और एक आपका जापान का होगा। तो ये जापान का यह पहला नॉन अमेरिकन पर्सन होगा जो कि चंद्रमा की सरफेस पे जाएगा। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे 1969 से 1972 तक जो यूएस अपोलो प्रोग्राम था उसमें लगभग 12 अमेरिकन ने चंद्रमा की सरफेस पे कदम रखा था। क्लियर? डन इतनी चीज़ें। अब इसके अलावा जापान 5th नंबर की कंट्री बन चुका है, क्योंकि जापान ने कुछ समय पहले स्लिम मिशन को लॉन्च किया था, और जापान 5वें नंबर का देश बन चुका है जिसने लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, इंडिया 4th नंबर का आपको पता है देश है। डन इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है, कॉमेट पॉन्स ब्रूक विल कम क्लोजेस्ट टू द सन ऑन द अप्रैल 21। ऐसा बोला जा रहा है कि एक कॉमेट है, एक आपका धूमकेतु है जिसका नाम है पॉन्स ब्रूक, और वो 21 अप्रैल को सन के सबसे नज़दीक होगा। अभी फिलहाल वो जुपिटर के आसपास देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा हमें डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी ने बताया है, जो कि सीनियर एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशन
साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा है जैसे कि हमारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ये जो कॉमेट होता है ना, वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसको 71 ईयर्स का समय लगता है सन के अराउंड चक्कर लगाने में, मतलब 71 साल में एक ही बार ये दिखाई देता है, जो अभी दिखाई देगा 21 अप्रैल को, ठीक है। हालांकि बहुत दूर होगा, विजिबल नहीं होगा अर्थ से, पर फिर भी एक वन ऑफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। कुछ समय पहले हमने अपना पहला जो इंस्टॉलेशन किया था आर्टिफिशियल रीफ का, वो पौंडीचेरी में किया था। अब हम अपना सेकेंड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कहाँ पर, मुंबई में। तो इंडिया सेकेंड एवर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल रीफ टू बूस्ट मरीन लाइफ इज बीइंग डिप्लॉयड नियर बर्ली कोलीवाड़ा, मुंबई। लगभग 210 रीफ यूनिट को सी बेड में इंस्टॉल किया जाएगा, मतलब समुद्र के सरफेस में इंस्टॉल किया जाएगा। जो आपकी कोरल रीफ या आपकी आर्टिफिशियल रीफ्स होती हैं, इनको हम सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों जगह इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को बायो रॉक टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है, ठीक है। अब ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या होती है, आइए हम बात करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है वोल्फ हिलबर्ट्स ने। किसने तैयार किया है, वोल्फ हिलबर्ट्स ने। और इसमें बेसिकली कंक्रीट से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिसमें आप लो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हो। कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया और इसमें आप लो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर रहे हो यूजिंग द स्टील स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जो पानी में प्रेजेंट जो भी मिनरल होंगे, कैल्शियम्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक लेयर बना लेंगे, एक नेचुरल लेयर बना लेंगे। तो जो मरीन लाइफ है उसको लगेगा कि नेचुरल है, इसको क्या लगेगा मरीन लाइफ को कि ये तो नेचुरल कोरल रीफ है, और वहाँ पे आके ये रहना शुरू कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से फिश के लिए एक हैबिटेट तैयार हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्व करने में यूजफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, India's electronics export increased 23.6% to $29.12 billion in FY24। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डेटा पब्लिश किया है कि FY24 में भारत ने कितना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है। तो इसमें बताया गया कि हमने FY24 में $29.12 बिलियन रुपए का इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में 23.64% ज़्यादा है। हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वो कौन सा है, तो देखेंगे हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वो यूएसए, यूएई, नेदरलैंड, यूके और इटली है। इसके अलावा इंडिया ने कुछ और नए मार्केट प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। एल सेल्वाडोर, कैमन आइलैंड, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, हॉन्डुरस और सेंट विंसेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, डन। चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड 2 more एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। तो रिसेंटली आरबीआई ने 2 एप्लीकेशन आई थी अप्रूवल के लिए कि हमें लाइसेंस चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। वो 2 बैंक कौन सी हैं, आंसर हो जाएगा द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरबीआई के पास टोटल 13 बैंक्स ने एप्लीकेशन भेजी थी। कुछ बैंक्स चाहते थे कि हमें लाइसेंस मिल जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक का, कुछ बैंक चाहते थे कि हमें यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल जाए। क्लियर। तो यहाँ पर 2 बैंक का जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन थी, उसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। वो मैंने आपको डिस्कस किया, द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा 2 और एप्लीकेशन है, देखो, फिनो पेमेंट बैंक जिन्होंने आरबीआई के पास अप्लाई किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए, और दूसरा है भुवनेश्वर बेस्ड माइक्रो लैंडिंग अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी आरबीआई ने इन पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं। यूनिवर्सल बैंक वो होते हैं जो आपको एक ही रूफ के अंदर बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, रिटेल फैसिलिटी एंड होलसेल बैंकिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे बैंक को हम यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। तो हमने डिस्कस किया था, याद करो, जस्टिस जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑप्शन बी।
एक्सरसाइज दस्तलिक रिसेंटली इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में रन हो रही है। ये एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है? तो एक्सरसाइज का ये 5वें नंबर का एडिशन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। Recently, who has been reappointed as the managing director of IMF? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर वापस से 5 सालों के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है MSC एरिस शिप रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये जो MSC एरिस शिप है, ये किस देश की शिप है और न्यूज़ में क्यों है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ही। तो ये शिप है इज़राइल की, और इज़राइल की इस शिप को कैप्चर कर लिया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेंगे 17 इंडियन क्रू मेंबर्स। तो यहाँ पे ईरान के फॉरेन सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है बहुत जल्दी इंडियन क्रू मेंबर्स अपने घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये मामला न्यूज़ में है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट। तो अभी मैंने आप लोगों को प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के बारे में बात की थी, और सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट पर कैपिटा कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है 8 kg। डन। नेक्स्ट, who was recently named South Asian Person of the Year by the Harvard University? तो South Asian Person of the Year किसे बनाया गया है? अवंतिका को बनाया गया है। ये है अवंतिका, जो कि मात्र 19 साल की है और एक मॉडल, एक्टर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली CBI का जॉइंट डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? 4 नाम आपको दिख रहे हैं, जो भी सही नाम है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और जाते जाते प्लीज़ लिंक को शेयर करके जाएंगे, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।